कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अपने जब गुडविल को वैल्यू करते हैं अपने को 4 मेथड सीखना पड़ता है। हिसाब से 3 है लेकिन तीसरा मेथड को 2 मेथड की तरह पड़ता है। पहला बात तो गुडविल वैल्यू करते क्यों है सर? बोलो, एक बिजनेस गुडविल वैल्यू क्यों करता है? सर उसके बेनिफिट को इक्वली डिवाइड करने के लिए या उसके जो भी। देखो आप पार्टनरशिप में पड़े हो, हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप की जगह कंपनी भी सोचना। तो मेरा ढंग से बात सुनना, हम अपना बिजनेस जब किसी को सेल आउट करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे 50 लाख का एसेट है, ठीक है, और मान लो 6 लाख का लायबिलिटी है, 50 लाख का एसेट है और 6 लाख का लायबिलिटी है, तो हिसाब से आप पूरा बिजनेस टेक ओवर करोगे तो मेरा सारा एसेट आपका, सारा लायबिलिटी आपका। हाँ लेकिन बेटा जी 50 में से 6 गया, हिसाब से आप हमको 44 लाख दोगे। बट हम पागल थोड़ी नहीं जो आपको 44 लाख में बिजनेस बेच दे। यस सर। हम तो बाजार में एसेट बेचता तो हम उतना तो कमा ही लेता फिर, और लायबिलिटी तो हम खुद ही चुका लेता फिर। हम आपको बोला बिजनेस 44 लाख नहीं, बिजनेस को हम आपको 48 लाख में दें, तो ये जो हम आपसे 4 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये हम किस बात का ले रहे हैं? गुडविल। तो सर ये 4 लाख निकालेंगे कैसे, वो मेन बात, ठीक है। यस सर। अब हम इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं। किरण, आप मेरे कंपनी खरीद रहे हो, कंपनी, आप हमको बोलो कि तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर कितना, बोला मान लो 2 लाख, तो आप बोले तुम्हारे एक शेयर का हम कितना वैल्यू ले। लेट्स से अगर एक शेयर का 20 रुपया वैल्यू निकल के आता तो 2 लाख इंटू 20 करके आप हमको 40 लाख रुपया देते। यस एग्जैक्टली। तो बेटा वो 20 रुपया शेयर का वैल्यू कैसे निकले? आज के दिन मेरे सर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, नहीं, आज के दिन मेरे शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उसका आज के दिन एक्चुअल वैल्यू होना कितना चाहिए। तो मेरे को वो कैलकुलेशन चाहिए कि मेरे एक शेयर का आज के दिन मार्केट वैल्यू होना कितना चाहिए। अब उसको इंटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे और हम आपसे पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो अब सर ये निकालने का 2 मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने का 2 मेथड है, बट वो दोनों ही मेथड में पहले हमको गुडविल का फिगर चाहिए। वो मेथड कैलकुलेट करते वक्त हमको गुडविल का वैल्यू चाहिए। उसके लिए यानी सर पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। तो आप पहले पूरा ये बैकलॉग समझो। आपके एग्जाम में ना चांस है कि खाली वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाए, बहुत कम चांस है कि खाली वैल्यू ऑफ शेयर आ जाए। मैक्सिमम चांस है कि पहले बोलेगा गुडविल निकालो और फिर उसकी मदद से कंपनी की शेयर का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आपको पहले गुडविल का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो वो नहीं आएगा तो आप वैल्यू ऑफ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैलकुलेशन में काम है। तो सर गुडविल निकालने का 4 मेथड है। एक है एवरेज मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी इसको एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है। अभी कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर 2 टाइप का हो जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसे आप 4 मेथड भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो 3 मेथड और तीसरा का फिर 2 ब्रेकअप है। आप जैसे भी चाहो वैसे उसको रीड कर सकते हो कि 4 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। या आप बोल सकते हो कैपिटलाइजेशन मेथड एक और उसका 2 सब ब्रेकअप। तो सर चलते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ। पहले यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में? सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या होगा? बताते हैं। मान लो हम लास्ट 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं,
तो मेरा 10 साल का नेट प्रॉफिट होगा मेरे पास। हम 10 साल का नेट प्रॉफिट को पहले जोड़ा, उसको डिवाइडेड बाय 10 किया, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। यस सर। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट क्लियर कि एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल, जितने साल का भी प्रॉफिट दिया है उसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय उतना नंबर ऑफ ईयर कर लो। यस। ये निकला एवरेज प्रॉफिट कि जनरली हम इतना प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कमा पाएंगे। ठीक है। अब Yes, आप sir. मेरा बिजनेस जब खरीद रहे हो, हम तो बोलेंगे मतलब 50 साल बिजनेस करते हो 3 लाख करके कमाते, एवरेज प्रॉफिट मान लो 3 लाख आए, हाँ। और हम बोलते हैं हम तो अगले 50 साल तक बिजनेस करता, तो 50 साल इंटू 3 लाख करके हमको दे दो। आप बोलते हो पागल है क्या? तुम तो बोलोगे तुम 500 साल ये बिजनेस चलाते, तुम्हारे बेटे का बेटा का बेटा भी ये बिजनेस चलाता, तो आगे उतना प्रॉफिट होगा वो भी दे दो। बोला नहीं, एक अप्रोक्सीमेटली कुछ एक ईयर पकड़ते हैं कि अगले 3 साल, अगले 5 साल। इसीलिए आप मैक्सिमम सम में देखोगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होते हैं, यस सर। क्योंकि वो लोग मानता है कि अगले 2, 3, 4 साल तक तुम मेरे ब्रांड इमेज का कमाई खाओ, उसके बाद तुम्हारा अपना ब्रांड बन जाएगा। सोचो जो हम लाइन अभी बोल गए, हाँ। हम हल्दीराम का आगे बिजनेस खरीद लें, अगले 3-4 साल तक हमको हल्दीराम के ब्रांड इमेज का बहुत फायदा होगा। भले ही मेरे को मार्केट में कोई नहीं पहचाने, फिर भी माल बिके। यस सर। लेकिन एक टाइम के बाद अगर हम प्रोडक्ट खराब देने लगे या प्रोडक्ट को और इनोवेटिव करके अपना भी मेरा नाम होने लगेगा मार्केट में, यस। तो फिर हल्दीराम ब्रांड का तो कमाई खा ही रहे, वो अलग बात हो गया, बट मेरा भी अपने ब्रांडिंग बन गया। यस सर। वो कंपैरिजन आ जाएगा, ये अलग है, ये बेटर है। हाँ, ये बेटर है, ये पहले से बढ़िया ही किए है। जो भी है, तो 2-3-4 साल तक ही कोई किसी के ब्रांड इमेज का फायदा उठा पाता है। तो यही है वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ठीक, यस सर। चलिए सर सम पे जाते हैं वापस। तो सर एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक बात। लेकिन सर एवरेज प्रॉफिट ऐसे खाली ऐसे ही नहीं निकलता, 2 तरीके से निकल सकता है। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। तो दोनों में से कोई एक मेथड से आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कीजिए, आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है। यस। अब सर वो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज निकलेगा कैसे और इनमें क्या एरर दे सकते हैं, यही इस पार्ट में सीखने लायक। सिंपल एवरेज तो जो बेटा अभी हम किए, अगर हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, हम 5 साल को ऐड किए और डिवाइडेड बाय 5 साल कर लिए। हाँ, यस सर। लेकिन वेटेड एवरेज में मेरे को हर ईयर का वेट देता। मान लो हमको एक बार यहाँ पे एग्जांपल ले ले, 3 साल का प्रॉफिट पता है, 20,000, 25,000 और 28,000। हम अगर इनको ऐड करता, सिंपल एवरेज बोलता हूँ, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेता। 20, 25, 45, 45 और 25 होता 70, 73 है ना। यस। 73,000/3 कर लो, पॉइंट में आने तो कोई दिक्कत नहीं। 24,000 समथिंग आएगा। क्या आएगा देखो, 24,333.33। 24,333। अब मान लो बोलता 2 ईयर ऑफ परचेज बोला है क्वेश्चन, तो इंटू 2 कर लेते। 5 ईयर बोलता है इंटू 5 कर लेते। 4 ईयर बोलता है इंटू 4 कर लेते। ठीक है। और यही बोल देता है अगर वेटेड एवरेज, तो सर हमको इनका ईयर, इनका वेट दिया होता, मतलब ये हर प्रॉफिट का कितना इंपॉर्टेंस है ये बताया होता, उसका फ्रीक्वेंसी या वेट दिया होता। यस सर। तो मान लो हमको इसका वेट देता 1 to 1, और सर नहीं देता वेट और फिर भी वेटेड बोलता, तो सर 1 to 3 ले लेते। जितना साल है, 3 साल का प्रॉफिट है ना, 1 to 3 वेट ले लेते। सर दे दिए वेट तो वो ले लेते, नहीं देते तो
फर्स्ट ईयर को 1, सेकंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 4, फिफ्थ ईयर को 5 ऐसे वेट ले लेते। यस सर। तो सर वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। 20 इंटू 1 20,000, 25 इंटू 2 50,000 और 28 इंटू 1 28,000। अब इसको ऐड करते हैं, 50 और 20 70 और 20 90 98,000 डिवाइडेड बाई वेट का टोटल, डिवाइडेड बाई वेट का टोटल। तो 98,000 डिवाइड बाई 4, यस सर 24,500 इंटू जितना ईयर ऑफ परचेज बोला है क्वेश्चन में से मल्टीप्लाई कर लो, गुडविल आ गई। वेटेड एवरेज बेटा कुछ नहीं है, अब नॉर्मल सिंपल एवरेज क्या है, समीशन ऑफ एक्स बाई एन किया और जब वेटेड किया तो हम एफ एक्स बाई समीशन ऑफ एफ किया। यस सर। मतलब सर मीन वाला फॉर्मूला लगाए आप। हाँ तो बेटा एवरेज का मतलब तो मीन ही होता है। मीन ही होता है। यस सर। तो सर ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं था। अब मेरे को डिफिकल्ट क्या करता है इस पार्ट में, फिर सर इस पार्ट में तुमको डिफिकल्ट करता है कि ये जो 20,000 25,000 और 28,000 हम प्रॉफिट बोले है ना, उसमें बोलता है इसमें गड़बड़ियां हैं, इसको पहले ठीक करो फिर इसको सॉल्व करो। यस सर। तो चलिए सर उधर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे गुडविल का मतलब बताया इस नोट्स में। गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस फर्म। गुडविल दो टाइप का होता है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू नील होता है। सेल्फ जनरेटेड का कोई वैल्यू नहीं ले सकते बेटा। मेरा मार्केट में मेरा नाम के कारण बिजनेस का कितना कमाई हो रहा है। धीरे धीरे हम 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर हम 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा मार्केट में ब्रांडिंग तो बनेगा ही, लोग तो मेरे को जानेंगे। यस तो वो उसके कारण मेरा कितना कमाई हो रहा है ये कैलकुलेशन नामुमकिन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में एंट्री नहीं मिलता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू 0 मानते। देखो लिखा दे नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सिर्फ परचेज गुडविल का एंट्री है। और परचेज गुडविल निकालने का वो 4 मेथड, ठीक है ना। ये जो पहले बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को निकालने का 2 तरीका पड़े, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज बोलना था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, जो भी एवरेज प्रॉफिट है जिस भी मेथड से इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर लो। ठीक बात। यस। देखो यहाँ पे एक सम लिया, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल। ये लोग पार्टनरशिप का एग्जांपल लिया, कोई बात नहीं। गुडविल में ना पार्टनरशिप हो या कंपनी हो फर्क नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन। हाँ। तो यहाँ पे बोला तीनों का कैपिटल है 1 लाख। फर्म का लास्ट 3 साल में नेट प्रॉफिट है 40,000, 46,000 और 52,000। There was an abnormal loss of 3,000। ठीक है, पहले हम आइटम की बात करते हैं, ऐसे नहीं करते सर। आप बेसिक बात तो सीख ही चुके हो, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। नो सर। मेरे को जानना है वो एरर्स क्या हो सकते हैं सर। हाँ। जगह ही नहीं ठीक है, यहाँ बताओ बेटा। पहला एरर हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, और दूसरा एरर इसी का भाई है एबनॉर्मल गेन। एक बात किरण हमेशा ध्यान रखना, गुडविल ना बिजनेस का डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी को देख के निकाला जाता है। गुडविल में ना एबनॉर्मेलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। मेरे को अचानक एक ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरे को इंश्योरेंस के कारण कुछ फायदा हो गया, ये सब मेरे बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो इससे बिजनेस का ब्रांडिंग कम बेसी नहीं होता। हाँ। यस तो सर। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस हो गया, मेरे गोडाउन में आग लग गया इसलिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो इसके कारण मेरा ब्रांड इमेज खराब नहीं हो जाएगा मार्केट में। राइट। मेरा ब्रांडिंग बनेगा, मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो उसको देखते हैं। तुम बिजनेस के प्रॉफिट को जज करते हो कि वो नॉर्मल सिनारियो में कितना कमाया। अब अचानक कोई एक लॉटरी लग गया, अब मान लो 25 करोड़ का लॉटरी लग गया,
तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे वाह बिजनेस क्या शानदार तरक्की कर रहा है ना। सर लॉटरी आपका वन टाइम है, अगले साल फिर लॉटरी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, यस। आपका बिजनेस का सेल परचेज के कारण नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए। मेरे को गवर्नमेंट एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोल के दिया ये वन टाइम, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। सर ये जो आपके सेल में, मान लो मेरा सेल नॉर्मली 20 करोड़ का होता है और ये अकेला कॉन्ट्रैक्ट 15 करोड़ का था, तो इस साल तो मेरा सेल 35 करोड़ हो गया। यस। आप इस 15 करोड़ को गुडविल देखते समय इग्नोर मारोगे तो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट को हटाना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को कम कर देते हैं, कर देता है, तुमको वापस ऐड बैक करना। ऐड कर देंगे, यस। जिस ईयर में ये एरर बताए, हाँ, वैसे एबनॉर्मल गेन तुम्हारे प्रॉफिट को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जिस ईयर में ये एबनॉर्मल गेन हुआ माइनस करना। यस। तीसरा ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, वो भी इजी है। मान लो कोई एक मैनेजर अपॉइंट किए तुम, जो बोला मान लो 5 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसको, मेरा गुडविल निकालने के लिए हम 5 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये 5 साल का पूरा डिटेलिंग को दोबारा देख के एक बार ठीक से बनाना पड़ेगा ना गुडविल कैलकुलेट करते समय। तो सर हम एक मैनेजर अपॉइंट किए, उसको बोले कि ये 5 साल का प्रॉफिट एक बार ठीक करके कैलकुलेट कर लो। वो बोला हम पर ईयर का 10,000 रेम्यूनरेशन ले, तो ये 5 साल में 10-10 माइनस करना पड़ेगा, है ना। यस। वैसे ही कोई खर्चा अगर बोला कि कोई ईयर में माइनस करना भूल गए तो वो भी माइनस करना होगा। तो मैंने कोई खर्चा तुमको एग्जाम में ऐसा देगा, बोलेगा ये 5 ईयर के लिए अलग से लगा है, अब तो सर उस साल तो पता नहीं था ना कि आगे जाके अब ये खर्चा भी लगेगा, तो उस साल तो माइनस नहीं किए होंगे हम, तो सर अब कर लीजिए। और कोई खर्चा अगर भूल गए, ओमिटेड हुआ है, तो वो भी माइनस कर लीजिए। यस। तो 3 ट्रीटमेंट एकदम आसान हो गए। चौथा और 5वां में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लाएगा, और छठा ही मेन होगा, बस खत्म। सर चौथा में अब क्या ट्रीटमेंट लाए? मेरा क्लोजिंग 4th ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 5,000 रुपीज। सर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक से तो प्रॉफिट बढ़ता है। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का आइटम है, ट्रेडिंग हाँ। अकाउंट बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड का आइटम है। हाँ, तो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है मतलब जीपी भी कम दिखाया हुआ है, करना पड़ेगा। जीपी कम दिखाया मतलब नेट प्रॉफिट भी कम दिखाया हुआ है, हाँ। तो यानी 4th ईयर में तो ये ऐड होगा। हाँ। वेरी गुड। और सब 4th का क्लोजिंग रॉन्ग मतलब 5th का ओपनिंग भी रॉन्ग, हाँ। डबल इम्पैक्ट अब आएंगे। पहले 3 महीना बेटा डबल इम्पैक्ट नहीं थे, यस सर। अब डबल इम्पैक्ट वाले एडजस्टमेंट आएंगे अगले 3। ओके। तो 4th ईयर का तुम्हारा 5th ईयर में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। ओपनिंग अंडर वैल्यू मतलब जीपीआई, जीपीआई मतलब नेट प्रॉफिट आई। हाँ, तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो माइनस कर, माइनस मतलब सर 4th ईयर का क्लोजिंग अगर अंडर वैल्यूड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर 2 ट्रीटमेंट। 4th ईयर के प्रॉफिट में हमको ऐड करना है और 5th ईयर के प्रॉफिट को हमको लेस करना है। क्लियर है? यस। वही उल्टा हो जाता है सर अगर बोलता 4th ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हाँ, तब उधर लेस करते हो, इधर ऐड करते हो। हाँ, अगर यहाँ पे बोलता 4th ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यू, तो सर 2 ट्रीटमेंट करते। 4th ईयर में क्या करते? माइनस, और 5th ईयर में, ठीक है। यस सर। वैसे बोलता अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, तुमको बोलता तुमको बोलता 3rd ईयर का ओपनिंग स्टॉक हाँ, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो उसको लेस करते हो। 4th ईयर में माइनस करते, और 3rd ईयर में सॉरी माइनस करते, और 2nd ईयर में बेटा इस साल का ओपनिंग गलत है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग गलत है। क्लोजिंग का राइट, यस सर। वैसे ही बोलता 3rd ईयर का अगर ओपनिंग स्टॉक
अंडर वैल्यूड है, तो सर थर्ड ईयर में ऐड करते और सेकेंड ईयर में माइनस करते। सर ठीक है, मैंने शायद उल्टा बोला। देखना पड़ेगा। थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, मतलब खर्चा ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो प्रॉफिट कम होगा, ये उल्टा बोले। यहाँ ऐड होगा और यहाँ माइनस होगा, और इसमें यहाँ माइनस होगा और यहाँ ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, अब ठीक है। अब आ जाओ आखिरी एडजस्टमेंट पे, जो कि अच्छा खासा चीज है, जानने लायक। अगेन लॉजिकल है, कुछ लॉजिकल बात तो करने वाले नहीं। देखो क्या है ये एडजस्टमेंट। हम दो केस ले रहे हैं। पहला केस में हम बोल रहे हैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था रॉन्गली कैपिटलाइज्ड। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा एक नॉर्मल रिपेयरिंग का खर्चा था ऑफ मशीन, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल रिपेयरिंग बोल रहे हैं। हाँ, न वो लाइफ बढ़ा रहा है, न कैपेसिटी बढ़ा रहा है, उसका बात ही नहीं कर रहे। ओके। लेकिन मेरा अकाउंटेंट को लगा अरे मशीन का खर्चा है, वो मशीन में ले जाके ऐड कर दिया, मतलब कैपिटलाइज कर दिया। यस पहले प्रॉब्लम समझ लो ताकि सॉल्यूशन इजी लगे। यस सर वो दो गलती की है। पहला गलती तो ये कि उसको इसको रिपेयरिंग में दिखाना था, मतलब प्रॉफिट को कम करना चाहिए था। यस तो मेरा पीएल बढ़ा हुआ है इस गलती के कारण, तो ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। यस सर, और दूसरा सर वो मशीन में ऐड कर दिए, एसेट बढ़ा दिया। तो एसेट बढ़ा दिया है, क्या करना चाहिए? एसेट से कम दे। बेटा जी इस चैप्टर में मतलब ही क्या एसेट से कम बेसिस है? यस सर, इस चैप्टर में तो हमको प्रॉफिट लॉस ठीक करना है। तो सर दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि एसेट में ऐड कर दिया तो वहाँ डेप्री भी तो ले लिया। मान ले 5 लाख का पहले से मशीन है और ये 20,000 का रिपेयरिंग का खर्चा था, तो ये 20,000 पीएल से माइनस होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर दिखाया नहीं, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। यस सर, सॉरी एक्सपेंडिचर दिखाया नहीं, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ हाँ तो ठीक करने के लिए माइनस होगा। होगा। और यहाँ 5 लाख में ले जाके 20,000 ऐड कर दिया ना, तो बेटा जी यहाँ तो 5,20,000 हो गया बिल्डिंग वैल्यू या मशीन वैल्यू, जिसके कारण वो डिप्रिसिएशन भी हो गया 20,000 पे कैलकुलेट। तो सर ये भी तो एरर हुआ। तो वो सर 20,000 को एक डाउट आ रहा है, बोलो। जैसे मशीन तो हम लोग का, मेरे पास 4 लाख का मशीन है और मैंने 50,000 का खरीदा, तो उस 50,000 पे डेप्री हम लोग मंथ वाइज देते हैं, जब खरीदा उस महीने के हिसाब से। तो सर ये जो रिपेयरिंग है 20,000, ये हम उसका आपको टाइम पीरियड नहीं बताएगा, डोंट वरी। अगर बता देता तो वो करते, मान लो बता देता ये रिपेयरिंग 1 जनवरी को की, हाँ तो 3 महीने का डिप्री जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो इसका भी वैसे ही लेते हैं हाँ, ना तो इसको? ये 20,000 पे मान लो 10% का रेट है, इंटू 3/12 करते। हाँ अब जो फिगर आता है उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर, क्योंकि इसको पीएल में डालना भूला, तो लेस कर देते तो पीएल बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए डिप्री एक तो माइनस होगा। ठीक है, हैं। सर ऐड हो जाता, तो ये तो करना नहीं था बट किया हुआ है। हाँ यहाँ पर वो डिप्री गलती से डाला हुआ है पीएल में। हाँ हाँ तो ठीक है, पीएल क्या हो गया कम, ठीक करने के लिए ऐड बैक होगा। हाँ अच्छा सर ये गलती अगर थर्ड ईयर में हुआ तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर का भी डिप्री गड़बड़ाया होगा, उन दोनों ईयर में भी ऐड करेंगे। मान लो ये थर्ड ईयर मिस्टेक था, यस सर, तो थर्ड ईयर में 20,000, तो ये तो माइनस होगा। थर्ड ईयर का डिप्री ऐड होगा, फोर्थ ईयर में भी डिप्री ऐड होगा, फिफ्थ ईयर में भी डिप्री ऐड होगा। हाँ ये ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाला हर साल गड़बड़ा गया तुम। ये ध्यान रखें। ये क्लियर है ट्रीटमेंट। यस आखिरी ट्रीटमेंट पे आते हैं हम, हाँ इसी को उल्टा कर दो। तुम्हारा एक कैपिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर था, हेवी रिपेयरिंग था, हाँ या एसेट को लाने और इंस्टॉलेशन का खर्चा था, यस लेबर को वेजेस था मशीन लाने के लिए, यस मशीन का लाइफ कैपेसिटी या लाइफ बढ़ा रहा था, मतलब सर एक एक्सपेंडिचर ऑन एसेट था, रॉन्गली क्या कर दिया, रेवेन्यू में बुक कर, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया बुक।
रेवेन्यू में बुक करने को रेवेन्यू चार्ज करना बोलते हैं, और एसेट में डालने को कैपिटलाइज करना बोलते हैं। ओके। ठीक है, ये किया मेरा अकाउंटेंट। तो सर एक तो एक्सपेंस में गलती से डाल दिया, एक्सपेंस वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक करने रुको बेटा, आप गड़बड़ी कहाँ, एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए ऐड हो जाएगा, ऐड बैक करो। और क्योंकि उस पर डेप्री भी क्लेम कर नहीं क्लेम किया होगा करना होगा, तो अब डेप्री माइनस करो। यस, ये था तुम्हारा काम। तो ये था 3 4 5, हाँ सॉरी 4 5 6, 4 5 6 नहीं, 4 तो ये था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला। हाँ, और ये 5 6 था ना, ये 5 है, ये है आपके एडजस्टमेंट्स। यस, हाँ तो बस अब ये गलतियां ठीक कर लोगे, प्रॉफिट मिल गया, तो उसके बाद तो एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, दोनों में कोई भी मेथड लगा ही नहीं। यस, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। ठीक है, यस, पहले एक बात समझ लो, 6 स्टेप थ्योरी समझो मेरा। 6 स्टेप थ्योरी फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। कुछ नहीं, अगर ये 6 स्टेप ब्रेन में रहा ना, कभी गलती नहीं करोगे। पहला हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। बिजनेस में मेरा कितना पैसा लगा हुआ नहीं बोला, हम बोला बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ, टोटल कितना पैसा लगा। कैसे निकल सकता है सर? सिंपल है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग करें। हाँ, माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम क्या बोला किरण, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है ना, हाँ, तो देखो इक्विटी शेयर वालों का पैसा लगा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा लगा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बिजनेस में वापस लगा हुआ है। आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी किया, डिवेंचर या लोन, वो भी बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन जो पैसा निकाल के आप कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दियो वो माइनस हो गया। राइट। तो तुम अगर ऐसे समझो ना बेटा, ये देखो बैलेंस शीट, यहाँ पे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। इधर में क्या होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बस खाली हम नॉन करंट एसेट में एक आइटम को अलग कर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यस, अब किरण बेटा ये चारों को ऐड करो और उसमें से चाहो तो ये इन्वेस्टमेंट को माइनस करो। ठीक है, या Yes. फिर ये और ये ऐड करो और ये माइनस कर लो, बात तो एक ही है। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों में से इस अप्रोच को, ये जो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को बोलते हैं एसेट अप्रोच, और वो सॉरी इस अप्रोच को बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच। और ये फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लेते हो, इसको बोलते हैं एसेट अप्रोच। दोनों से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू सेम आना चाहिए। अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब सम, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट एज इन वो सारे नॉन करंट एसेट्स। वापस बोले, क्या बोले? तो ये फिक्स्ड एसेट्स एज इन सारा नॉन करंट एसेट्स। हाँ, नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इसमें, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड, इसलिए हम इस आइटम को अलग किया। तो उसको छोड़ के ऐड। हाँ, क्योंकि बेटा वो पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ ही नहीं, आप उसको इन्वेस्टर कैसे मान लो? हाँ, राइट। ठीक है, तो सर पहला स्टेप में हमको क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप का जो आइटम है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, NRR बोल के गिवन होगा कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है अपने कैपिटल पे अर्निंग का। ठीक है, यस। तीसरा आइटम अब आपको निकालना है,
जिसका नाम होता है नॉर्मल रिटर्न। तीसरा आइटम का नाम है नॉर्मल रिटर्न। सर ये क्या होता है? किरण बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, पहले हम बताया नहीं है तो अब बताने जा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड बात क्या करता है? देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा बात करते हैं कि तुम्हारे बिजनेस का कुछ सालों का एवरेज कमाई कितना उसको देख के गुडविल निकालो। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है बेटा अपने आप को राइवल से कंपेयर करके देखो, तुम उनके मुकाबले कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। यस तो किरण अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, ठीक है, मतलब Yes. हम भी 20 लाख लगा रखे हैं बिजनेस में, मेरे राइवल भी अगर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ही लगा रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट में भी 10% रिटर्न चल रहा है, तो मतलब मेरे कंपटीटर राइवल्स नॉर्मली कितना कमाई कमा रहे हैं? 20,000 नहीं 2 लाख, है ना? तो यही तो है बेटा नॉर्मल रिटर्न। कैसे निकाले? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, यस मतलब स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। यस तो एनआर का फॉर्मूला यही हो, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। हाँ इक्वल टू स्टेप 3। यानी आप ये सिर्फ आप हमको ये ना स्टेप 1 स्टेप 2 गंदा लगता है बोलना, हम बात ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लोग जनरली कितना कैपिटल लगा के कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, ठीक है? तो लोग जनरली 20 लाख लगा रहे हैं मेरी तरह और 10% कमाई खा रहे हैं। चौथा स्टेप में आएगा एवरेज प्रॉफिट, मतलब हम कितना कमा लेते हैं, जो अभी ऊपर निकालना सीखे हो। हाँ यस लेट्स से हम 3.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 1.5 लाख सुपर प्रॉफिट। हाँ पांचवा स्टेप में आ गया सुपर प्रॉफिट, जो कि अगेन है स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, मतलब सर एवरेज प्रॉफिट हाँ माइनस नॉर्मल रिटर्न। मेरे राइवल मेरे जितने अप्रोक्स कैपिटल लगा के 2 लाख कमाते हैं और हम 3.5 लाख कमाते हैं, मतलब हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख यस ये मेरा सुपर प्रॉफिट। और बेटा छठा स्टेप में निकल जाएगा गुड सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इट इज एज सिंपल एज दिस। यस आप स्टेप याद कर लो या मेरा कहानी याद करो कि जनरली जो 12th में कराया है ना नोट्स के साथ, ये मेरे पास नोट्स भी होगा इसका। तो यही हम करवाए भी 12 में, यस क्योंकि मेरा कहानी यही चलता है हाँ कि कैसे मेरे ही जितना कैपिटल लगा के लोग कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं एवरेजली, अब हम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट है, तो उसको पकड़ के गुडविल निकाल लो। यस सर क्लियर है कंसेप्ट? यस कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा, तो ये 2 फॉर्मूला है, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस ठीक है? नॉर्मल रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, एनआर आपका निकल जाएगा स्टेप 3 अगर पहला दोनों स्टेप पता हो तो। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना ऊपर सीखे हो आप, सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, तो गुडविल भी आपका निकल जाएगा स्टेप 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यस सर अब बेटा जी अगर आपको ये स्टेप पता है तो ना आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी पता है। हम कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं जानबूझ के ताकि उसका फॉर्मूला याद हो जाए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं करेगा बेटा, स्टेप 5 का जो आंसर आया ना सुपर प्रॉफिट, यस सर तुम यहाँ पे स्टेप 6 में क्या कर रहे थे? इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यस हम कर देगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर इंटू 100, मतलब खाली स्टेप 6 बदलेगा सर आप, बाकी यस सब कुछ है। स्टेप 6 में जो आप इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे उसके जगह डिवाइडेड बाई एनआरआर इंटू 100, तो यहाँ मेरा सुपर प्रॉफिट 1.5 लाख आया था। यस अगर ये सुपर प्रॉफिट में थे तो 1.5 लाख इंटू नंबर ऑफ परचेज, मान लो 3 साल है तो इंटू 3 करके 4.5 लाख निकाल देते। हाँ लेकिन अगर ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, है ना? तो ये आ जाता मतलब डिवाइडेड बाय 10%। हाँ इंटू 10% बेटा, हाँ डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 मतलब डिवाइडेड बाई 10%। हाँ 50 लाख आ जाएगा।
तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी खत्म। ठीक है, तो तब मेरा गुडविल 15 लाख हो जाएगा। हाँ गुडविल ही 15 लाख हो जाएगा। यहाँ पे सीधा एक छठा स्टेप में यही बात गुडविल निकल रहा है। ओके, ठीक है, आखिरी मेथड बता रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा इसका फॉर्मूला समझना पहले आराम से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला क्या है वो देखो। बोलता है वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा सर? एवरेज प्रॉफिट बाई NRR इंटू 100। ओके, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इसी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर देते, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3.5 लाख है ना। स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट 3.5 लाख आ रहा था। यस सर। डिवाइडेड बाई NRR यानी 10 × 100 हाँ 35। मतलब 35 लाख। ठीक है, तो बस 35 Yes. लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। हाँ सर, इनमें सेम ही आता है। अब मेरा वही बात हम बोलने वाला ही था, आप पकड़ लिए लाइन को। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों से सेम आंसर है, ओके, लेकिन आप उस आंसर को एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट में सेम मिलाने मत जाना। ना एवरेज प्रॉफिट वाला आंसर सुपर प्रॉफिट से मैच करेगा, ना उन दोनों का आंसर कैपिटलाइजेशन से मैच कर सकते, लेकिन कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड का आंसर ऑलवेज मैच करेगा। मैं फिर भी मिलाने नहीं दूंगी अगर नहीं मांगा हो। नहीं, जरूरत नहीं है। हम आपके नॉलेज के लिए बताएं। नहीं क्यों बताएं? कभी कभी ना बेटा क्वेश्चन बदमाशी करते, क्वेश्चन बोलता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो। अब स्टूडेंट ना वहाँ पे फंस जाता है, कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज की सुपर? अरे बेटा जिसका भी डेटा गिवन उसी से सॉल्व कर दो, आंसर तो सेम ही आना। तो वहाँ कंफ्यूज मत हो कि अरे भाई खाली कैपिटलाइजेशन मेथड लिख दिया क्वेश्चन में, ये लिखा ही नहीं कौन सा कैपिटलाइजेशन, एवरेज की सुपर। तब डेटा देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, यस ठीक है। तो ये थे आपके गुडविल के चारों मेथड, और वो प्रॉफिट कैलकुलेशन में जो एरर जैसे वही मेरे को